शिक्षित बेरोजगार लोग भारत में सबसे ज्यादा है। गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस इज नॉट कैपेसिटेटेड इनफ टू सफाइज एजुकेशन फॉर ऑल। जो ऐसा सोचते हैं कि अभी मेरा बच्चा सिर्फ 2 साल का है, मेरे पास अभी इनफ टाइम है, मैं प्लानिंग बाद में कर लूं, उनके लिए अब क्या कहना चाहो? इट्स नेवर टू लेट। द बेस्ट टाइम टू स्टार्ट इन्वेस्टिंग इज टुडे। और कम उम्र के बच्चे आईटी या ग्लोबल कैपेसिटी सेंटर्स में काम कर रहे हैं, उनके ऊपर ईएमआई का बर्डन है। मैं जब लोगों से मिलता हूं तो वो काफी लोग बोलते हैं कि मैं अपने बच्चों की पढ़ाई के लिए 5,000 की SIP कर रहा हूँ, सुकन्या समृद्धि में पैसे डाल रहा हूँ। क्या ये सही तरीका है इन्वेस्टमेंट? सुकन्या समृद्धि इज समथिंग वेरी फैसिनेटिंग एंड आई विल टेल यू द ग्लोबल फैक्टर्स। भारतीय बाजार पूरे विश्व का सिर्फ 4% है, बाकी सारा बाजार 94%। यूएस इटसेल्फ इज मोर देन 50%। एक्चुअल प्लानिंग कैसे होगी, डेटा हम कैसे पता करेंगे? ये बहुत आसान हो गया, नए फिनटेक और टेक्नोलॉजी की वजह से बहुत आसान हो गया। ग्लोबल इन्वेस्टमेंट की तरफ कैसे जाएंगे? SIP म्यूचुअल फंड्स के थ्रू आप कर सकते हो। क्या आपको लगता है कि इन जर्नी में हमें एक फाइनेंशियल सारथी का होना जरूरी है? डेफिनेटली। नमस्कार दोस्तों, आज फिर से हम शुरू करते हैं आपके साथ एक नए एपिसोड के साथ। तो आज हम बात करने जा रहे हैं आपके बच्चों की फाइनेंशियल फ्यूचर के बारे में, और आज हमारे साथ हैं राहुल चंडालिया जी। तो लेट्स स्टार्ट राहुल, लेट्स स्टार्ट विद द स्ट्रेट पंच कि अगर किसी भी पेरेंट्स के पास 5 साल के बच्चे हैं और उन बच्चों के लिए वो कुछ नहीं कर रहे, तो वो क्या लूज कर रहे हैं, आप मुझे एक नंबर में और हमारे ऑडियंस को एक नंबर में बताओ ताकि एक क्लैरिटी हो पाए और वो प्लानिंग कर सके। फर्स्ट ऑफ ऑल, इंडियन माइथोलॉजिकल सिस्टम में, भारतीय संस्कृति में ऐसा कोई पिता या माता नहीं होगी जो अपने बच्चों के लिए कुछ ना कर रही हो, चाहे वो मध्यम वर्गीय हो, चाहे वो उच्च वर्गीय हो, चाहे वो निम्न मध्यम वर्गीय हो, कहीं से भी हो। सो एवरीबडी टू हिज कंटेंट, टू हिज एपेटाइट इज डूइंग समथिंग फॉर देयर चिल्ड्रन एट्स पॉसिबल। क्योंकि हम जब पैदा होते हैं हम सोचते हैं कि अपने बाद अपने बच्चों को कुछ दे करके जाएंगे, परंतु क्या है कि परंपरागत जो साधन है वो समय के साथ विलीन होने लगते हैं। परंपरागत साधनों से आप ज्यादा लंबी दूरी नहीं तय कर सकते। रथ पर आज आप लंबी दूरी नहीं तय कर सकते। तो इसमें बदलाव क्या है, मैं आपको एक उदाहरण से समझाता हूँ। मान लीजिए आप किसी बार में बैठे हैं, बार के काउंटर पर एक महिला बैठी है 40-45 की उम्र की, उसके हाथ में एक ग्लास है। आपको चयन ये करना है कि उस महिला का प्रोफेशन क्या हो सकता है। पहला ऑप्शन है टीचर, दूसरा ऑप्शन है नर्स, तीसरा ऑप्शन है एक मॉडल। यस, आई थिंक मॉडल। देखिए, जब आपने ये चयन किया कि वो मॉडल हो सकती है, तो आपने संभावनाओं पर ध्यान दिया या भावनाओं पर? भावनाओं। मैं आपको बताता हूं ये भावनाओं पर क्यों है। भारत में लगभग 40 से 45% महिलाएं हैं। yes. और टीचरों की अगर आंकड़ा देखें तो लगभग 55% टीचर्स भारत में महिलाएं हैं। अब इन दोनों आंकड़ों को अगर जोड़ते हो और टोटल टीचर्स की संख्या अगर देखते हो तो अप्रोक्सीमेटली 15% वुमेन्स in that age would be of the total population. 15% women of the total population would be into teaching profession. If you prune it down further, आप उसको और कम करते हो 40 से 45 में, तो आंकड़ा और बढ़ जाता है। संभावनाओं पे, प्रोबेबिलिटीज पे जाओगे तो उनकी टीचर होने की प्रोबेबिलिटीज कई गुना ज्यादा है कंपेयर टू अ मॉडल। पर जब हमने निर्णय लिया तो हमने संभावनाओं की जगह पर भावनाओं पर ध्यान दिया। हम भी यही करते हैं और भावनाएं गलत नहीं है। yes. आपको एक और उदाहरण देता हूं। मेरे दादाजी ने जो निवेश किया वो उस समय के हिसाब से इतना निवेश किया कि तब का घर चल चुके, तब जॉइंट फैमिलीज थे। एनीबडी वुड हैव बोर्न बिफोर द 80s वुड हैव सीन जॉइंट फैमिलीज, वन अर्निंग मेंबर, मेनी माउथ्स टू फीड। उन्होंने मेरे पिताजी को इतनी एजुकेशन दी कि वो दुकान चला सके। ओके। मेरे पिताजी ने मुझे इतनी एजुकेशन दी कि लेकिन मेरे पिताजी के पास पढ़ने के लिए एक चेयर टेबल नहीं था। राइट। मेरे पास पढ़ने के लिए मेरे पिता ने चेयर टेबल और एक कमरा भी दिया। मैं अपने बच्चों को चेयर टेबल कमरा और उसके अंदर एयर कंडीशन भी दे रहा हूँ। yes. समय के साथ साधन ज्यादा बढ़ते रहे, बट क्या आने वाली जनरेशन पीछे वाली जनरेशन से ज्यादा क्वालिफाइड होगी? उस समय अगर कोई सीए बनता था तो उसका क्या समाज में रुतबा होता था, yes. और आज अगर बन रहा है तो क्या रुतबा है? राइट। सो ये समय के साथ बदलना और समय के साथ चयन सही करना इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। लोग ऐसा कहते हैं कि बच्चों को आप जितना फैसिलिटी दोगे उतना वो उसकी रिस्पेक्ट नहीं करेंगे और वो शायद उतना आगे भी ना जा पाए। इज दिस करेक्ट? अगर आप किसी को भी, नॉट ओनली ह्यूमन बींग्स, not only animals, even any human being in any category, if you spoon feed him more than the required,
he becomes lenient, he becomes lackadaisical into his effort. फिर वो चीज़ों को सामान्य मानने लगते हैं। तो वो स्पून फीडिंग इज नॉट द एफर्ट। जब तक आप अपना खून पसीना नहीं बहाओगे तब तक आपको उसकी वैल्यू समझ में नहीं आएगी। आई एग्री। तो अगला क्वेश्चन ये है कि अगर अपने पेरेंट्स अपने बच्चों को इंजीनियर और डॉक्टर बनाना चाहते हैं अब्रॉड भेज के, तो उनके लिए एक एस्टिमेट वैल्यू क्या हो सकती है? दिस इज समथिंग फैंटास्टिक। आज तक हम समझते हैं कि बच्चों के फाइनेंशियल प्लानिंग में उनकी शादी या उनके लिए हमने एक मकान बना दिया तो हमने उसकी फाइनेंशियल प्लानिंग कर दी। जब आप उनके लिए मकान बना रहे हो तो आप उनको खुद का मकान बनाने की मेहनत करने से रोक रहे हो। और अब मुझे पता है मेरे पिताजी ने अपना मकान 50 साल की उम्र में अपने पैसों से बनाया, कर्जे से नहीं बनाया। कर्जे से नहीं बनाया। लेकिन अब जब मेरे बच्चे काम करने जा रहे हैं तो मैं उन्हें सपोर्ट कर रहा हूं कि तुम बेटा 23 साल की उम्र में मैं तुमको ईएमआई में सपोर्ट दे रहा हूं, तुम मकान ले लो। आई एम डिस्ट्रॉइंग हिज एबिलिटी। भारत की दूसरी सबसे बड़ी विडंबना है स्किल गैप। हमारे कॉलेजेस ग्रेजुएट्स तो प्रोड्यूस कर रहे हैं बट वो एम्प्लॉयबल नहीं है। यू विल बी सरप्राइज्ड टू नो अनएम्प्लॉयड एजुकेटेड पर्सन्स इज द बिगेस्ट इन इंडिया। यू विल बी सरप्राइज्ड टू नो शिक्षित बेरोजगार लोग भारत में सबसे ज्यादा है। आप यूनिवर्सिटी से प्रोड्यूस तो कर रहे हो लेकिन इंडस्ट्री उसे एक्सेप्ट करने के लिए तैयार नहीं है। इंजीनियरिंग कॉलेज आप दिल्ली से मेरठ जाइए, दिल्ली से पंजाब की तरफ जाइए, खेत ही खेत दिखेंगे और खेतों के बीच में बड़े बड़े एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस बने हुए हैं। ये फैक्ट्रीज हैं जो हर 3 महीने हर 6 महीने में लॉट्स प्रोड्यूस कर रहे हैं एजुकेटेड इंजीनियर्स की, एजुकेटेड एमबीएस की, बट उनको नौकरी देने के लिए कोई तैयार नहीं है। सबसे बड़ी एक चीज और जो सवाल आते हैं, जो पेरेंट्स अपने बच्चों की प्लानिंग करते हैं एजुकेशन की, वो जो इन्फ्लेशन लेते हैं, सीपीआई इन्फ्लेशन जो गवर्नमेंट डिसाइड करती है, ये सही है या इसके अलावा? दिस इज अ फैथम। क्योंकि अगर हम मध्यम वर्गीय की बात करें, मध्यम वर्ग उच्च मध्यम वर्ग की बात कर दी, अपर क्लास की बात छोड़ दीजिए, मध्यम वर्गीय और लोअर मिडिल क्लास की बात करते हैं, गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस इज नॉट कैपेसिटेटेड इनफ टू सफाइज एजुकेशन फॉर ऑल। तो हमें प्राइवेट इंस्टीट्यूशन में जाना पड़ेगा। प्राइवेट इंस्टीट्यूशन में क्या है, मेरा बेटा और मेरी बिटिया अभी यहाँ आसपास के एक प्राइवेट इंस्टीट्यूशन में पढ़ते हैं। अभी उनके कॉलेज से नोटिस आया है कल कि वो लोग उन्हें जिम कॉर्बेट लेके जा रहे हैं, 15,000 रुपये का खर्चा है। उसके साथ साथ एक और नोटिफिकेशन आया है कि स्कूल में एक ओलंपियाड करके वो चला रहे हैं और हर ओलंपियाड में देयर आर लाइक 10 सब्जेक्ट्स। हर सब्जेक्ट में पार्टिसिपेट करने के लिए बच्चे को 1500 रुपये देने होंगे। ना अब समर कैंप आ रहे हैं, समर कैंप में स्कूल में बैडमिंटन, क्रिकेट, चेस, स्केटिंग, सब तरीके की कोचिंग चलेगी। हर कोचिंग का अलग प्राइस है। तो हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि इन्फ्लेशन 6% है, वो स्कूल फीस में है। ये एक्टिविटीज कहाँ? हर हफ्ते स्कूल से एक नया स्पेसिफिक डिमांड है, आज ये चाहिए, आज वो चाहिए। स्कूल की ड्रेस, स्कूल के जूते, स्कूल के मोजे, स्कूल की बैग, स्कूल की बुक्स, सब कुछ स्कूल से ही लेने हैं। इफ यू टेक एक्चुअली इंडिया में एजुकेशनल इन्फ्लेशन इज नोवेयर लेस देन 10%। Okay, आपने कुछ टाइम पहले बताया कि आपने जो प्रॉपर्टी ली वो कैश पे लिया। हाँ, तो इसके पीछे आपका क्या रीजन था और आपने इसको कैश में कैसे लिया? तो अगर कोई और चाहता है अपने बच्चों की एजुकेशन कैश में करवाए, लोन से ना करवाए, तो उनको क्या स्टेप लेना चाहिए? वेरी फैंटास्टिक। कल मेरी अपने पिताजी से बात हो रही थी। माई फादर इज नाउ 65। माई फादर, और हमने बात शुरू की थी भावनाओं और संभावनाओं से। मेरे पिताजी ने अपने जीवन काल में प्रॉपर्टी में पैसा बनते हुए देखा है। तो उनकी भावनाएं और उनकी संभावनाएं प्रॉपर्टी से जुड़ी हुई है। वो गलत नहीं है। तो वो मुझे कल जब मैं गाड़ी से अपने ऑफिस की तरफ जा रहा था तो वो मुझे फोन करके कहते हैं कि तुम दिल्ली में अपना मकान ले लो। तो जब वो ये कह रहे हैं तो वो अपनी भावनाओं को हावी होने दे रहे हैं संभावनाओं पर जो आज के दिन जीवित नहीं है। और वो मुझे कह रहे हैं प्रॉपर्टी ले ले। आज अगर मैं वो प्रॉपर्टी ले लूँ, क्या मैं ये बिजनेस रन कर पाऊंगा? उस ईएमआई के बर्डन से जब मैं जूझ रहा हूँ, और अगर ऐसा सिनेरियो आ जाए, आज से कुछ समय पहले तक everybody was thinking कि engineering is one of the best professions in India. Everybody was thinking कि आपके बेटे की अगर या बेटी की नौकरी अगर किसी आईटी कंपनी में लग गई तो बहुत अच्छी। आज समय बदल गया है। आज कोई आईटी की नौकरी मिलने पर, आईटी कंपनी में नौकरी मिलने पर हो हल्ला नहीं मचा रहा। You know, it can be gone in a few minutes to oblivion like this. अगर मैं एज अ फादर अपने बच्चों के लिए इन्वेस्ट करना चाहता हूँ, 2 बड़े फाइनेंशियल गोल्स हैं जिनको मुझे ध्यान रखना है। एक, फॉरेन एजुकेशन। हमारे यहाँ पे स्किल गैप है, हमें इसे एक्सेप्ट करना पड़ेगा। वी आर नॉट रेडी फॉर इंटरनेशनल लेवल ऑफ एजुकेशन विच इज इंडस्ट्री रेलिवेंट। हम देख रहे हैं ऑलरेडी ज्यादातर लोग अपने बच्चों को जो सक्षम है अपने बच्चों को विदेश पढ़ने के लिए भेज रहे हैं। तो वो एक चीज आपको ध्यान रखनी है। दूसरा, आपके बच्चे आज ग्रेजुएट होने के बाद में भारत में एंटरप्रेन्योरशिप का फैशन है। राइट। और जड़ें भी हैं।
फैशन भी है और जड़ें भी हैं। तो हमारे बच्चे चाह रहे हैं कि वो एंटरप्रेन्योर बने, वो किसी के नीचे काम ना करें। लेकिन जब आप एक कैपिटल स्टार्व्ड नेशन में हो, एक ऐसे देश में हो जिसमें कैपिटल अबंडेंसली अवेलेबल नहीं है, तो अपने बच्चे के पहले वेंचर को फंड करने के लिए आपको एक और फाइनेंशियल गोल बनाना पड़ेगा, उसके स्टार्टअप का गोल। ये दोनों गोल प्रॉपर्टी से नहीं मीट होंगे। आप मुझे ये शेयर करो कि जो ऐसा सोचते हैं कि अभी मेरा बच्चा सिर्फ 2 साल का है, 5 साल का है, तो मेरे पास अभी इनफ टाइम है, मैं प्लानिंग बाद में कर लूंगा, उनके लिए आप क्या कहना चाहोगे? It's never too late. The best time to start investing is today. Yes. The best time, and you would be surprised. There are people who are coming to us and who are planning a child. Yes. वो भी चाइल्ड प्लानिंग कर रहे हैं और पहले से कह रहे हैं कि हमें अपने बच्चों को विदेशी एजुकेशन देना है और उसके एक स्टार्टअप को फंड करना है। अभी वो पैदा नहीं हुआ है। आई वॉन्ट टू प्रिपेयर अ प्लान फॉर हिम। सो पीपल आर कॉन्शियस एंड रेडी। प्रॉब्लम इज द जनरेशनल गैप इज टू ह्यूज। और यहाँ पे फिर से भावनाएं हावी हो जाती है, क्योंकि मेरे पिताजी का रिटायरमेंट प्लान मैं हूँ, राइट, लेकिन मेरा रिटायरमेंट प्लान मेरे बच्चे नहीं है। अगर कोई अपने बच्चों के लिए समय से पहले निवेश कर रहा है, उनके पैदा होने के पहले से निवेश कर रहा है या पैदा होने के साथ निवेश कर रहा है, तो दिस इज अ लॉन्ग टर्म गोल। शुरू कीजिए इक्विटी से, शुरू कीजिए इक्विटी से, एंड धीरे धीरे जैसे जैसे उस गोल के नजदीक जा रहे हो, आप 18 साल में एक ग्रेजुएशन का फंड बना रहे हो, शुरू कीजिए 0 ईयर पे, 5 ईयर्स। आप अपने बच्चे की उम्र तो बदल नहीं सकते, तो आप अभी जिस उम्र पे हो उस उम्र से शुरू कीजिए इक्विटी से। अगर 5 साल बचे हैं फाइनेंशियल गोल को, इक्विटी से शुरू करें। 5 साल जब उस फाइनेंशियल गोल को बचें, तो धीरे धीरे हर साल 10-10% इक्विटी से डेट में शिफ्ट करें। आखिरी साल में आपका पूरा पैसा इक्विटी से डेट में शिफ्टेड होना चाहिए। तो जैसे हम गाड़ी शुरू करते हैं धीमी गति से, फिर तेज गति पर जाते हैं और फिर रुकने से पहले उसको धीरे धीरे स्लो डाउन करते हैं। तो यहाँ पे भी आपको वैसे ही करना है। शुरू कीजिए इक्विटी से, लेकिन जब रुकना है उससे 3 साल पहले धीरे धीरे अपने इक्विटी के एलोकेशन को डेट की तरफ डाइवर्ट करें। ओके। मैं जब लोगों से मिलता हूँ तो वो काफ़ी लोग बोलते हैं कि मैं अपने बच्चों की पढ़ाई के लिए, उनकी गोल्स के लिए मैं 5,000 की SIP कर रहा हूँ, सुकन्या समृद्धि में पैसे डाल रहा हूँ। क्या ये सही तरीका है इन्वेस्टमेंट? सुकन्या समृद्धि इज समथिंग वेरी फैसिनेटिंग एंड आई विल टेल यू द ग्लोबल फैक्टर्स। US, UK सब जगह पे टैक्स फ्री सेविंग्स प्लान्स है फॉर एजुकेशन। इंडिया में टैक्स फ्री बोल के कुछ नहीं है। सुकन्या समृद्धि है जिसमें आपको 8.2 का ब्याज मिलता है, बट इट इज नॉट दैट एफिशिएंट कि आप उससे 8% में आप बच्चों को फॉरेन एजुकेशन नहीं दे सकते। राइट। आज यहाँ पे कॉलेज की फीस फॉर 2 years विल रेंज बिटवीन से 15 to 25 lakhs। अगर आपको अपने बच्चे को पोस्ट ग्रेजुएट करने के लिए विदेश भेजना है, तो दैट कॉस्ट टुडे इज क्लोज टू 1 crore। आप बोलोगे नहीं 70 लाख रुपए है। अरे जब आप बच्चों को विदेश भेज रहे हो तो सिर्फ कॉलेज की फीस नहीं देनी है, उसके 2 साल का इंश्योरेंस भी कराना है। करेंसी का भी तो ध्यान देखना, आपकी करेंसी हर साल 2 से 5% डेप्रिशिएट हो रही है। So you have to take care of all of these things. Your money is losing value and there are other costs beyond the school fees which you have to take care of. LRS में पहले TDS लगता था, आपने प्लानिंग कर ली 70 लाख रुपए के हिसाब से, पेमेंट करने के टाइम पे गवर्नमेंट ने 10% TDS काट लिया, वो 7 लाख रुपए तो कैश डेफिशिएट हो गया, उसके लिए फिर एक और लोन लेना पड़ेगा। So when your planning is inefficient, then there's a problem. We'll talk more on this foreign education in a detailed segment in some time. NPS वात्सल्य जो लॉन्च हुआ था 2024 में, क्या ये बच्चों की प्लानिंग के लिए सही है? This is fantastic. You get a good rate of return, you get higher equity allocation, you get complete tax exemption. So this is a win-win scenario. But again, this does not serve the new modern society purposes. Right. हमारे जो सोसाइटी के नए पर्पसेस हैं कि फॉरेन एजुकेशन दे रहा है, बच्चों के स्टार्टअप को फंड करना, इंडिया के कॉलेज के एजुकेशन को फंड करने के लिए सुकन्या समृद्धि योजना और NPS आर फैंटास्टिक प्रोडक्ट्स। आपको सबसे कम खर्चे में एक गारंटी, एक सॉर्ट ऑफ सोवरेन गारंटी या वारंटी के साथ में, प्लस इक्विटी एलोकेशन के साथ में, प्लस टैक्स एडवांटेज के साथ में एक विधिवत तरीके से निवेश करने का जरिया मिल रहा है, जो कि बहुत आसान है। सो इट क्रिएट्स phenomenal capital to fund your child's education. Is it sufficient to fund your child's foreign education? No. Is it sufficient to fund your child's startup fund? No. बट अब हमें करना क्या चाहिए एक्चुअल में, जो हमारी एक्सपेक्टेशन या हमारे अमाउंट को फुलफिल करेगा? एक्चुअल प्लानिंग कैसे होगी? डेटा हम कैसे पता करेंगे, कैलकुलेट कैसे करेंगे कि आज के बाद हमें इतना पैसा चाहिए, इसके लिए आज से मुझे इतनी की SIP करनी है? That's very simple. ये बहुत आसान हो गया है, नए फिनटेक और टेक्नोलॉजी की वजह से बहुत आसान है। अगर आप फिनटेक टेक्नोलॉजी पे नहीं भी जाना चाहते हो, साधारण एक्सेल फाइल खोल करके फाइनेंशियल गोल्स तय करें। आपके बच्चों के लिए 4 या 5 मेजर फाइनेंशियल गोल्स हैं।
एक ग्रेजुएशन, अब आपको ये तय करना है वो ग्रेजुएशन इंडिया में करनी है या बाहर, Right. अकॉर्डिंगली फिगर आ जाएगा ऑटोमेटिक। ओके। दूसरा पोस्ट ग्रेजुएशन, कौन सा कोर्स कौन सी लोकेशन पे, एक टेंटेटिव फिगर आइडिया होना चाहिए, बिकॉज इफ यू आर प्लानिंग फॉर डॉक्टरेट and you are funding for MBA, then it's a mismatch. Yes. If you're planning for a doctorate in US and planning for and the money is for MBA in India, it's a mismatch. So it will not match. So graduation, post graduation, आप अपने बच्चों की शादी का खर्चा फंड करना चाहते हो या नहीं करना चाहते हो, एक जनरेशन है जो मानती है करना चाहिए, एक जनरेशन जो है जो मानती है मुझे करने की आवश्यकता नहीं। That's your choice. But if you want to do it, make it as your third financial goal. Fourth, you should necessarily keep a startup fund for your children, and that startup fund can never be into any assets which has roots. Okay. ऐसे कौन से assets हैं जिनकी जड़ें होती हैं? FD, प्रॉपर्टी, इंश्योरेंस, ये जड़ वाले एसेट्स हैं, ये मोबाइल नहीं है। मेरे बच्चे को अगर बिजनेस शुरू करना है बैंगलोर में, मैं दिल्ली में प्रॉपर्टी लेके बैठा हूँ, वो उस प्रॉपर्टी को मोनेटाइज करके वहाँ पे उसका यूज नहीं कर सकता। उसे बिजनेस करना है सिंगापुर में, मैं यहाँ की प्रॉपर्टी को मोनेटाइज नहीं कर पाऊंगा। प्रॉपर्टी एक ऐसी चीज है हम अपनी मर्जी से उसको बेच भी नहीं सकते, खरीद भी नहीं सकते। सो यू हैव टू फर्स्ट आइडेंटिफाई दीज फाइनेंशियल गोल्स। अगर आपके बच्चे की उम्र 0 है अभी या 5 साल है, सपोज 5 साल है, तो आपको पता है 18 साल में उसे ग्रेजुएशन का खर्चा चाहिए। तो समय की जो सीमा है वो अपने आप तय हो गई, समय की सीमा अपने आप 13 हो गई। 13 साल में मुझे ग्रेजुएशन के लिए इंडिया में 25 लाख रुपए चाहिए। आज खर्चा 25 लाख है, 13 साल के बाद में एट 10% इन्फ्लेशन दिस विल बिकम से 65 लाख रुपीज। 65 लाख रुपीज 13% से अगर मैं निवेश करता हूं तो मुझे आज शायद एक्स अमाउंट ऑफ SIP की जरूरत पड़ेगी। दैट कैलकुलेशन कैन बी डन इमीडिएटली। प्रॉब्लम कहां पर आती है? ये कैलकुलेशन सब कर लेंगे, फाइनेंशियल कैलकुलेटर्स के जरूर कैलकुलेशन सब। प्रॉब्लम क्या होती है? जब हम ये कैलकुलेशन कर लेते हैं तो हमारे पास एक फिगर आता है जो आता है 1 लाख रुपए की मंथली SIP। मेरी तनख्वाह है 50,000, मैं इससे डर जाता हूँ। अगर मैं समेत शिखर माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई को सुनकर ही डर जाऊंगा, क्या मैं उसके ऊपर कभी चढ़ पाऊंगा? तो ये एक्चुअल गोल्स हैं, मुझे इससे डरने की जरूरत नहीं है। ये मेरा गोल है, मुझे अब इसे अपनी दायरे के अंदर लेके आना है। तो मुझे खर्चों को, इन्फ्लेशन को थोड़ा थोड़ा कम करके कहीं से शुरू करना है। दूसरा सबसे बड़ा मुद्दा है, एक बार आपने फाइनेंशियल गोल्स तय कर लिए, यूज टेक्नोलॉजी। मोबाइल एप्लीकेशन है, हमारा खुद का मोबाइल एप्लीकेशन है रत्नी फिनसर्व का। यूज दोज ऑथेंटिक मोबाइल एप्लीकेशन टू ट्रैक योर फाइनेंशियल गोल्स। अब हम बात करते हैं कि हमने गोल बना लिया, आइडेंटिफाई कर लिया कि कितने की हमें इन्वेस्टमेंट करनी है। अब वो इन्वेस्टमेंट हमें म्यूचुअल फंड के थ्रू करना है, क्योंकि अल्टीमेटली गोल तो लंबा है। राइट। लोग कहते हैं कि इक्विटी लंबे समय में प्रॉफिट कमाता है, तो हमें वो डायरेक्ट इक्विटी की तरफ जाना चाहिए म्यूचुअल फंड के? अगर आप स्वयं शोध कर सकते हो, रिसर्च कर सकते हो, 7,000 से ज्यादा लिस्टेड स्टॉक्स हैं यूनिवर्सली। सबसे ज्यादा जो ट्रेडिंग होती है वो टॉप 250 स्टॉक्स में होती है। ओके। अब 250 स्टॉक्स के ऊपर भी रिसर्च कर पाना आपके लिए बहुत डिफिकल्ट है। एंड दैट टू आज तो स्पेक्ट्रम इतना बड़ा हो गया है, जब हम कह रहे हैं कि भारतीय बाजार सिर्फ 4% है। ग्लोबल बाजार में TSMC अकेला एक ऐसा स्टॉक है, ताइवान सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी, जो इन लैपटॉप्स और मोबाइल फोन में लगने वाले 90% चिप्स मैन्युफैक्चर करता है। Yes. वो अकेला स्टॉक भारत से ज्यादा वेटेज रखता है MSCI इंडेक्स में। तो अब आपके पास निवेश का दायरा सिर्फ हिंदुस्तान के 7,000 स्टॉक्स नहीं बल्कि वर्ल्ड ओवर के स्टॉक्स हैं। इतनी चीजों पर निवेश के लिए शोध कर पाना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल होगा। अब जब आप ये शोध करते हो तो वो आधी पर्दी शोध करते हो या आप AI से शोध करते हो। AI को भी डेटा उन्हीं इंसानों ने दिया है एंड यू रिलाई ऑन दैट कॉन्स्टेंटली। इट्स वेरी डिफिकल्ट। सो अब म्यूचुअल फंड की बात करते हैं। अगर आपके अकॉर्डिंग किसी की गोल है और उस गोल के लिए 1 लाख की SIP इन्वेस्टमेंट आज से शुरू करनी है, तो आपके अंडरस्टैंडिंग से उस 1 लाख की SIP किस फंड में जाना चाहिए? क्योंकि मल्टीपल कैटेगरीज फंड है, इक्विटी, डेट एंड हाइब्रिड एंड ऑल, तो किस फंड की तरफ जाना चाहिए? क्योंकि थीमेटिक फंड भी आते हैं, कॉन्ट्रा फंड भी आते हैं। आज के दिन 800 से ज्यादा म्यूचुअल फंड्स हैं, 40 से ज्यादा एक्टिव कैटेगरीज हैं, 40 से ज्यादा। लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप, मिड एंड स्मॉल कैप, लार्ज एंड मिड कैप, थीमेटिक में IT, फार्मा, बैंकिंग, PSU, डिफेंस, मतलब enough number of categories to confuse an investor. And अगर आपको लग रहा है कि ये ज्यादा है, धीरे धीरे करके कम होगी। रेगुलेटर हैज टेकन एवरी स्टेप कि एक एसेट मैनेजमेंट कंपनी का एक से ज्यादा लार्ज कैप नहीं होना चाहिए। उसके बावजूद भी नंबर ऑफ फंड्स, नंबर ऑफ कैटेगरीज इंक्रीज हो रही हैं। Yes. So, और अगर आज के दिन भारत में 50 एसेट मैनेजमेंट कंपनियां हैं, ये अगले 10 साल में 500 होंगी, 50 से 500 होंगी। सो वी विल बी स्पॉइल्ड बाय चॉइस। सो इन्वेस्टिंग इज वेरी बोरिंग। कीप योर पोर्टफोलियो वेल डाइवर्सिफाइड। हमारी जो प्लेबुक है
Around say 20 to 30% in large cap, 20 to 30% in mid cap, Okay. 20 to 30% in small cap. So this will give you the flavor of the entire market. Large cap के पहले 100 शेयर, मिड कैप के बाकी के 150, स्मॉल कैप के बाकी के 250 शेयर, तो पूरा 500 शेयर का आपको कवरेज मिल गया उसमें. ओके. बियॉन्ड दिस आपके पोर्टफोलियो में इस तरीके के अनफोर्सिन सिनेरियो जो आज चल रहा है, ऑयल शॉक, ये पहली बार नहीं हुआ, इसके पहले भी हुआ है. तो उस तरीके के सिनेरियो से जूझने के लिए आपके पोर्टफोलियो में गोल्ड एंड सिल्वर राइट. 5 से 15% जरूर होना चाहिए. एंड इस पूरे सिनेरियो में हमने देखा कि बहुत सारे ऐसे सेक्टर्स हैं जो भारत में नहीं है, तो उनको टैप करने के लिए 5 से 15% ग्लोबल इन्वेस्टिंग आपके पोर्टफोलियो. नाउ दिस विल मेक योर पोर्टफोलियो कंप्लीटली डाइवर्सिफाइड. तो अब बात करते हैं, अभी हमने थोड़े टाइम पहले बात किया था कि हमने गाड़ी चलाई और हमने ट्रैक कर लिया, सब कुछ मैप ऑन कर दिया, और उस मैप को हमें कब देखना है, क्योंकि अगर हम पूरे रास्ते में उस मैप को देखें, रास्ता ना देखें तो एक्सीडेंट हो सकता राइट. है. तो आपके अकॉर्डिंग उस मैप को हमें कब देखना है, कब उसे ऑडिट करना है, उस फंड्स को, वो आप एक फैंटास्टिक. जैसे हम गाड़ी चलाते हैं तो प्राइमरी ध्यान आपका रास्ते पर है. यस. और आप बीच बीच में मैप देखते रहते हो राइट. कि आप ऑन ट्रैक हो या नहीं हो, या मेजर टर्निंग आती है तब मैप देखते हो. तो वैसे ही जब आपकी लाइफ की जो मेजर टर्निंग्स आती है, कुछ चेंज हुआ, एक नया बेबी हुआ घर में, एक नया मकान लिया, एक नई गाड़ी ली, बच्चे 18 साल के हो गए, तो उन मेजर टर्निंग्स पे उस मैप को देखना ज़रूरी है. उसके अलावा आप सिर्फ टर्निंग्स पे मैप को नहीं देखते हो, राइट. कभी कभी आप गाड़ी रोक करके भी मैप देखते हो. सो हर 3 महीने पे 1 मिनट रुक करके एक बार उस मैप को देखना आसान है. अगर आप फिनटेक की मदद लेते हो तो उस मैप को देखने के लिए आपको खाली एक एप्लीकेशन खोलना है और पूरा मैप नजर आ गया. यस. लेकिन अगर आप फिनटेक की मदद नहीं लेते हो और आप एक ट्रेडिशनल मैप से चल रहे हो, जो पेपर मैप होता है, तो आपको आइडेंटिफाई करना पड़ता है आसपास का नज़ारा देख करके आप एग्जैक्टली कौन सी लोकेशन पर हो. फिर आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा पिछली लोकेशन से इस लोकेशन में कितना समय लगा है, आगे में कितना समय लगेगा. सो फिनटेक कैन सिंथेसाइज एंड ईज अप दिस प्रोसेस to a significant extent. It makes your review process quarterly. हम लोग हर क्लाइंट का पोर्टफोलियो हर क्वार्टर में एक बार रिव्यू जरूर करते हैं, और वो रिव्यू करने में हमें ज़्यादा समय नहीं लगता, क्योंकि when it's on the process, so it's easier. So fintech can significantly aid into this process. ध्यान रखें, कोई भी ऐसा घोड़ा नहीं है जो हर रेस में विनर हुआ है. राइट. सो द विनर्स कीप चेंजिंग. जरूरी नहीं कि आज आपने जो लार्ज कैप म्यूचुअल फंड लिया वो लंबी अवधि तक लगातार आउट परफॉर्म करते रहेगा. Yes. अगर आपका घोड़ा 3 रेस लगातार हार रहा है, उसे बाहर निकालो, दूसरा लो. exactly. वो 3 रेस का मतलब 3 क्वार्टरली रिव्यू. 3 क्वार्टरली रिव्यू में आपके लार्ज, मिड, स्मॉल, गोल्ड, ग्लोबल, इसमें से कोई भी अंडर परफॉर्म कर रहा है, उसे बाहर निकालो. अगर हमने इन्वेस्टमेंट कर लिया और हमारा इन्वेस्टमेंट 2 साल 3 साल और इक्विटी मार्केट पीक पे है, तो लोग सोचते हैं कि मैं अभी जो पीक पे है तो कुछ प्रॉफिट विड्रॉ कर लूँ, रिडीम कर लूँ, फिर से उसे री इन्वेस्टमेंट कर दूँ. ये तरीका सही होगा एक गोल प्लानिंग के लिए? हमें वेल्थ क्रिएशन की तरफ नहीं जाना, हम गोल को देखते हुए क्या ये तरीका सही होगा कि प्रॉफिट बुकिंग करना चाहिए हर साल या नहीं करना? फैंटास्टिक. जब मैं घर से निकला, ऑफिस जाना है, ऑफिस 17 किलोमीटर दूर है, और मुझे पता है कि ये डिस्टेंस ट्रैवल करने में 40 मिनट लगेंगे. मैं 10 किलोमीटर ट्रैवल कर चुका हूँ, और 10 किलोमीटर का रास्ता मैंने पहले 12 मिनट में तय कर लिया. सो प्रोबेबली आई एम मूविंग अहेड ऑफ टाइम. तो क्या मैं वहां रुक जाऊं? नहीं. खरगोश और कछुए की रेस में खरगोश आगे गया लेकिन सो गया, राइट. तो हार गया. सो यू हैव टू कीप ऑन रिव्यूइंग, बट यू डोंट हैव टू स्टॉप. जब आपने मार्केट के चढ़ाव पर, अभी आपका गोल दूर है, अभी आप मंजिल पे पहुंचे नहीं हो, मार्केट चढ़ गया है, लेकिन मार्केट ऐसा है जो चढ़ने के बाद गिरता है और गिरने के बाद फिर और चढ़ता है, और वापस जब चढ़ता है तो पहले वाली चढ़ाई से ज्यादा ऊपर जाता है. इसको जब कोई चीज गिरती है और गिर के फिर उठती है तो उसे हम वोलेटिलिटी कहते हैं. कोई चीज गिरती है और गिर के वहीं रह जाती है, उसे हम रिस्क कहते हैं. बॉन्ड में अगर आपका पैसा डिफॉल्ट हो गया तो वो गिर गया और खत्म. लेकिन इक्विटी में आपका पैसा अगर नीचे गया तो उसके रिकवरी होने के चांसेस है. यहाँ पे दो स्कूल ऑफ थॉट्स हैं. एक, अगर आप डायरेक्ट इक्विटी में निवेश कर रहे हो, वो रिसर्च आपको खुद करनी पड़ेगी. अगर आप किसी फंड मैनेजर के ऊपर विश्वास कर रहे हो, उसे कंपटीशन में है, he is already into competitive market, he will automatically outperform. So that's where the difference comes in. So until your goal is there, your goal planning itself defines when do you want to stop. क्या आपको लगता है कि इन जर्नी में हमें एक फाइनेंशियल सारथी का होना जरूरी है? डेफिनेटली. चीजें उतार और चढ़ाव होते रहते. अभी मैं अखबार में पढ़ रहा था, सेमाग्लूटिड जो वेट लॉस ड्रग है, more than 50% people have seen side effects of semaglutide.
मोर देन 50%। और उसमें एक डॉक्टर का इंटरव्यू आया, उन्होंने कहा कि जब हम किसी को वेट लॉस ड्रग देते हैं, वी ऑल्सो मॉनिटर कॉन्स्टेंटली देयर रूटीन. We give them a specific routine to follow, we give them a specific diet to follow, and then the chances of reaction, chances of side effects reduces significantly. जिन्होंने किसी डॉक्टर की सलाह से सेमाग्लूटाइड लिया, वहां पे साइड इफेक्ट्स के चांसेस 0 के आसपास पहुंच गए. जिन्होंने बिना सलाह के काउंटर से खरीद के लिया, वहां पे साइड इफेक्ट्स मोर देन 50% है. सेम हैपेंस विद द पोर्टफोलियो. मार्केट उतार और चढ़ाव का, मार्केट का नियम है उतार और चढ़ाव. कोई चीज कांस्टेंट नहीं है. विनर्स कीप रोटेटिंग, स्ट्रैटेजीज कीप रोटेटिंग. आज से 5 साल पहले ग्लोबल इन्वेस्टिंग को कोई पूछता नहीं था, बट टुडे इट्स अ थीम, इट्स अ ट्रेंड. you're learning and markets open up हो गए हैं, नए products आ गए हैं. कैपिटल मार्केट्स डेवलपमेंट का नाम है. And you need a more learned person. Your advisor should be at least 10 times more knowledgeable than you. Then only he can give you the right. मैंने लोगों को देखा है कि बच्चों की एजुकेशन के लिए वो यूलिप में भी पैसे डालते. That's the biggest drawback. आप उसे एजुकेट नहीं कर रहे हो. Yes. आप उसका फ्यूचर डिस्ट्रॉय कर रहे हो. राइट. ओके, थैंक्स राहुल फॉर फैंटास्टिक डिस्कशन. सो दोस्तों, आप ऐसे ही सेशन को ज्वाइन करने के लिए हमारे साथ जुड़ें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि आपने देखा कि हमने कितनी इंटरेस्टिंग और कितनी नॉलेजेबल चीजें डिस्कशन की है. तो हमेशा आप अपने बच्चों की प्लानिंग के लिए आप तो पहले प्लान ऑन पेपर करो, फिर आप फिनटेक मैप का हेल्प लो, एंड थर्ड आप एक फाइनेंशियल सारथी जरूर चूज करो. थैंक्स.